हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट 17 के बारे में। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम्स दिया था, उन सभी लोगों को जिनका भी सिलेक्शन हो गया, आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने हमारी कल की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको आगे क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस बार चाहते हैं कि जो कि बिहार एसआई प्री को निकालना, क्वालिफाई करना, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ा हुआ था, पिछले मेंस का एग्ज़ाम हमारे साथ जिन लोगों ने छात्रों में जुड़ करके दिया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और काफ़ी अच्छे तरीके से उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और यहाँ पर जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराई जा रही है आप उनको फॉलो करते रहिए। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। यूँ कह सकते हैं कि आपके लिए एक सरप्राइज़ रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1919 में जब मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए और सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर अपने नोटबुक पे नोट डाउन करते रहिए। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इस प्रैक्टिस सेट का सेफ स्कोर क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 71 मार्क्स, बीसी कैटेगरीज के लिए 68, एससी कैटेगरीज के लिए 63 और एसटी कैटेगरीज के लिए 65। इतना स्कोर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितने लेवल पे है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की रोजाना एक मॉक टेस्ट दी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित हुआ और इसी एक्ट के तहत सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। ठीक है, एक्ट जो था वो 1773 में पास हुआ था, तो ये काफ़ी फेमस है, आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन ए, डुप्ले। ठीक है, डुप्ले को प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। 100% घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिए नल का कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी क्या है, तो यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कहीं के रोड प्रोजेक्ट पास हुआ और इस रोड प्रोजेक्ट के बीच में कहीं पेड़ आ जाते तो इस पेड़ को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा किसी और जगह। ठीक है, 80% लगभग पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य कर दिया गया, ये दिल्ली सरकार के कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस भी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई जो होना चाहिए उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको दर्पण जो लेना होगा वो 3 फीट का लेना होगा, पूरा अपना उसमें शरीर देखने के लिए, पूरा बॉडी देखने के लिए, कह सकते हैं कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे पादप जिनके पुकेसर तथा स्त्री केसर दोनों ही एक ही पुष्प में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उभयलिंगी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, उभयलिंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया,
तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से तात्पर्य। अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? कोर सेक्टर का मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग। कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि कोर सेक्टर की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में मुख्य रूप से 8 कोर सेक्टर है, जिनमें क्या क्या शामिल है, क्योंकि कभी कभी फिल्टर करने के लिए भी देता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि कुल 8 कोर सेक्टर में कौन कौन शामिल है। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट व बिजली इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और उसी के साथ एवरी संडे BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बता दूं कि इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें BPSC गोल और यूज़ करें हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुटियाट्टम किस राज्य के एक पारंपरिक प्रदर्शन कला का रूप है? कुटियाट्टम, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटियाट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्राचीन सांस्कृतिक नाटकों का पुरातन केरलीय नाट्य रूप कुटियाट्टम कहलाता है। 2000 वर्ष पुराने कुटियाट्टम को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया। यह मंदिर कला है जिसे चाक्यार और नम्पियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुटियाट्टम केरल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? लिंगानुपात की परिभाषा क्या है? तो लिंगानुपात की परिभाषा होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि लिंग अनुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 जो कि महिलाएं का है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल में और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका रेशियो याद रखिएगा कि 2001 की जो जनगणना थी, ठीक है, 2001 की जनगणना में जो ये रेशियो था वो 933 का था, ठीक है, 933 का था, लेकिन 2011 में 943 हो गया था। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का सदस्य है? 7 सिस्टर्स का सदस्य है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत में जो भी स्टेट हैं उनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, और उसमें हमारा जो आता है वो सिक्किम नहीं आता, ठीक है, सिक्किम नहीं आता है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें आती हैं, बाकी जितने भी स्टेट है उसमें आता है। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा कि 7 सिस्टर का सदस्य है, तो यहाँ पे जो त्रिपुरा है, जैसे त्रिपुरा हुआ, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी जो है वो 7 सिस्टर के सदस्य है। लेकिन उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो सिक्किम उसमें नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का सदस्य नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि मंगानियर नामक जनजाति समुदाय, मंगानियर नामक जनजाति समुदाय का संबंध इनमें से हम किसको टिक करेंगे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि प्रदीप्त वृत्त सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त के नाम से हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात दोनों को विभाजित करता है। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो करेक्ट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट से पढ़ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी नींव को कमज़ोर करने के लिए था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आंदोलन का मुख्य जो इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह जो था वो इसी का एक पार्ट भी माना जाता है।
ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि साबरमती से स्टार्ट होकर के दांडी पर ख़त्म हुई थी। और साबरमती से इन्होंने स्टार्ट कब किया था नमक सत्याग्रह, तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था, 12 मार्च 1930 को, जो कि 6 अप्रैल 1930 को ये ख़त्म हुआ था। क्लियर। अगला प्रश्न, टाइगर आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार पाने वाला रिजर्व का नाम बताइए। हाल ही का एक करंट का क्वेश्चन है कि टाइगर आबादी को दुगना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार पाने वाला रिजर्व का नाम क्या है, और वो रिजर्व जो बनता है उसको कह सकते हैं कि पीलीभीत। ठीक है, डी को टिक करेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है कि भारत में रामसर नामित स्थलों की सूची में भारत का कौन सा स्थान सबसे नवीनतम है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में डाटा की, तो वर्तमान डेटा के अनुसार हम कह सकते हैं कि लोनार झील, महाराष्ट्र का लोनार झील अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा जो कि नवीनतम है। ठीक है, सबसे नया जो है लोनार झील महाराष्ट्र का, जो कि रामसर सूची में शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा ये हो जाता है नंदूर मदम महेश्वरी, जो कि ये भी हमारा महाराष्ट्र का ही है। चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। देखिए नंदूर मदम महेश्वर आर्द्रभूमि महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल बन गया। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब जो वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की जो लोनार झील है, इसको रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि भारत में आर्द्रभूमियों की जो संख्या वो कितनी हो गई, 41 हो गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक मैं आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सुर सरोवर जो जलाशय है उसको भी रामसर स्थल में जोड़ा गया। रामसर ये स्थल है उसमें जोड़ा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी घटना कब कब घटी थी, क्योंकि अगर हमें ये डेट नहीं पता होगा तो एग्जैक्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यहाँ पे रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट सत्याग्रह कह सकते हैं। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट सत्याग्रह दोनों 1919 में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि जलियांवाला कांड और ये रॉलेट सत्याग्रह, तो जलियांवाला जो कांड हुआ था वो ये सबसे पहले घटित हुआ था, क्योंकि 13 अप्रैल, ठीक है सॉरी 13 ये 13 अप्रैल था, बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये 13 अप्रैल था, ध्यान रखेंगे ये 13 अप्रैल। लेकिन जो रॉलेट्स एक्ट लागू हुआ था ये हुआ था 19 मार्च को। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये घटना पहले घटी थी। यानी कह सकते हैं कि हमारा अगर हम यहाँ अगर इसको देखें चंपारण सत्याग्रह, तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले 4 होगा, क्योंकि सबसे पहले 1917। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके बाद क्या होगा 3, क्योंकि 19 मार्च है और ये हमारा 13 अप्रैल है। तो 19 मार्च पहले, तो 4, 3, 2 और 1। करेक्ट आंसर हमारा बनेगा 4, 3, 2, 1। राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे डेट याद होना चाहिए, और ये काफ़ी फेमस भी है, तो आपको डेट याद रखना ही रखना है। अगला प्रश्न क्या बनता है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंगदैर्घ्य रखता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य रखता है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एक प्रिज्म है, और प्रिज्म पर अगर 7 रंगों को हम यहाँ प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, आपको पता होगा। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त जो होता है, तो सबसे कम जो विचलित होता है वो क्या है, रेड कलर, और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो है वॉयलेट कलर, यानी कि बैंगनी कलर। तो जानने की मैं आपको बता दूँ कि जिसका भी विचलन सबसे ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो यानी कि बैंगनीकरण सबसे ज़्यादा, जो बैंगनी रंग है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में सबसे कम पूछता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछता है, तो वहाँ पे हम रेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाल। और यही कारण है कि जो रेड कलर है कम स्कैटरिंग होने की वजह से। ठीक है, यानी देखिए अगर ये ज़्यादा विचलित हो जाए तो इसका स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगा। स्कैटरिंग का मतलब कि जो छितराना कह सकते हैं, जो कलर बिखरता है उसको। ठीक है, तो लाल कलर जो वो कम बिखरता है, और इस बिखरने की कम वजह से इसका हम लोग यूज सिग्नल के रूप में भी करते हैं, ताकि दूर तक ये हम देख पाएँ, क्योंकि इसका वेवलेंथ तो ज़्यादा है, यानी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसका हम सिग्नल के रूप में करते हैं, खतरे के सिग्नल के रूप में। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में नेहरू ट्रॉफी बोट टेस्ट, जिसको नौका दौड़ भी कहा जाता है, आयोजन किया जाता है।
तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? केरल में। ठीक है, सी को टिक करेंगे, केरल बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम का संबंध की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक के लिए। ठीक है, बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य ने सभी शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए सुजल नल मिशन पेयजल योजना की शुरुआत की? सुजल नल मिशन से पेय योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी को, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै बिल्कुल सही है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी सही है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति सही है, लेकिन रामनाथ स्वामी मंदिर ये पूरी में जो कि ये गलत है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए इसके बारे में हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, रामनाथ स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जो कि रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, रामेश्वर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित है, जो कि इसका पुरी के साथ मैच किया गया था। तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर संबंधित, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, वो गलत था। अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत और अन्य देशों के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का मिलान करना। ठीक है, सैन्य अभ्यासों का मिलान करना। तो मिलान करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। चलिए हम यहाँ पे मैच करते हैं। इंदिरा जो होता है, इंदिरा अभ्यास, ये भारत और रूस के मध्य होता है, यानी फर्स्ट का 2 के साथ मैच होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है। फर्स्ट का बी यहाँ पे और फर्स्ट का बी यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ होता है 2 का डी के साथ। तो 2 का डी के साथ कहाँ पे मिल रहा है? देखिए 2 का डी के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सूर्य किरण जो होता है भारत और नेपाल के मध्य होता है, सी का यानी 3 का ए होगा। 3 का ए यहाँ पर मिल रहा है। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, मैत्री जो होता है आप याद रखेंगे, मैत्री थाईलैंड के साथ, लेकिन मित्र जो होता है वो श्रीलंका के साथ होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो डी का सी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय जो पड़ता है वो कहाँ पे? नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो गठन हुआ था वह 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ठीक है, केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि कावेरी, विद्या और लालमती निम्नलिखित में से किस अनाज की किस्में हैं? ये जो किस्में कह सकते हैं कि ये चावल की किस्में हैं। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, चावल की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्याज दर में कमी। ठीक है, बी सी को टिक करेंगे, ब्याज दर में कमी ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय बजट को विकासात्मक और गैर विकासात्मक के बजाय योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सुखोमय चक्रवर्ती समिति। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सुखोमय चक्रवर्ती समिति। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे बताना है कि गलत उत्तर का चयन करना है, यानी 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट्स में बताना है कि आपको गलत कौन सा है। चलिए देखते हैं कि करके। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत अब विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था है। क्या ये सही है? जी नहीं, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि भारत जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है। 5वीं वर्तमान में अगर हम बात करें तो विश्व की ये 5वीं अर्थव्यवस्था है। सेकेंड पॉइंट है कि 271 मिलियन लोग हाल ही में गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें बताना था कि गलत उत्तर कौन सा है। तो गलत हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक गलत है। ठीक है, नेक्स्ट वन बनता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? पर्यावरण का अजैव घटक कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा पानी। ठीक है, पानी जो कि अजैव घटक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में भारत के स्थान अदला बदली के बाद G20 की अध्यक्षता करेगा? तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले जो हमारा वीडियो था करीब पार्ट 15 यानी सेट हमारा 15 में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो मिस्टेक क्या था। 2019 में G20 की अध्यक्षता ओसाका में की गई थी, जापान के ओसाका में। ठीक है,
2020 में हाल ही में की गई सऊदी अरब में, नवंबर में किया गया सऊदी अरब में। लेकिन 2021 की जो की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? 2021 इटली में किया जाना है। लेकिन 2022 का जो पहले बात किया गया था, 2022 का, 2019 में ये चर्चा की गई थी कि 2022 में जो इसका आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा 2022 में। लेकिन अब ये अदला बदली की गई है भारत का किसके साथ? तो इंडोनेशिया के साथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और यही मैंने मिस्टेक कर दी थी बताना आपको कि 2022 में मैंने आपको भारत बता दिया था। तो ध्यान रखेंगे 2022 में होगा इंडोनेशिया में, और 2023 में जो होगा वो होगा भारत में। ठीक है, 2023 में भारत में होगा। तो ये छोटा सा मिस्टेक था, आपको याद रखना है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नवंबर 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्री कौन थे? तो देखिए, मैंने आपको जस्ट बताया कि G20 का 15वां जो सम्मेलन हुआ 2020 में, तो इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया, और इसमें भाग लेने वाले जो थे वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी को ध्यान से देखिए कि पुलिस जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ना कि समवर्ती सूची के अंतर्गत। बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता पहले SBI। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। SBI पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन की निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय लंदन में है, जो कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, न कि लंदन में। फर्स्ट पॉइंट गलत। सेकंड पॉइंट है कि 21 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि 21 मार्च को हम लोग जो कि विश्व वन दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट गलत है, इसलिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सही कौन सा है। तो ना ही 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो नागढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं छोटा सा लाइन है कि रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम लोकार्पण किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सौरमंडल के किस ग्रह का दूसरा नाम युद्ध का देवता भी है? सौरमंडल के किस ग्रह का दूसरा जो नाम है वो युद्ध का देवता होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इस पॉइंट्स को पढ़ लीजिए कि लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाने वाला मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य के बाद हमारा सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो बुध है यानी मरकरी, उसके बाद हमारा वेनस होता है, उसके बाद हमारा अर्थ खुद है प्लैनेट, और उसके बाद हमारा ये आपका आता है जो कि कह सकते हैं मार्स। ठीक है, चौथा ग्रह है सूर्य के बाद। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसकी सतह लाल दिखाई देती है और इसी वजह से लाल ग्रह कहलाता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, और इसका नाम युद्ध का देवता भी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है इसका। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि प्रसिद्ध कुगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि ये हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड, और उसमें ऐसा वैसा क्वेश्चंस नहीं है। आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने करा रखा है। ठीक है, केवलादेव घना पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होगा भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी किसकी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपने उपन्यास सगी बहन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 जीता। बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा सकता है कि किस उपन्यास के लिए, तो उनका नोबेल था सगी बहन। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़िए कि 44 वर्षीय स्कॉटिश लेखक, पूछा जा सकता है कि किस देश के, तो स्कॉटिश लेखक हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, स्कॉटलैंड के हैं। तो स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने अपने पहले उपन्यास सगी बहन के लिए 2020 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। यह उपन्यास एक ऐसे लड़के के जीवन पर आधारित है जो कि 1980 के दशक में ग्लासगो में पला बड़ा और जिसकी मां नशे से समस्या से जूझ रही थी। तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, नॉलेज के लिए आपको याद रखना। ठीक है, फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो महालनोबिस मॉडल पे, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। जो पहला था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ये आपको याद रखना है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है? ग्राम दर्शन पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये हरियाणा के द्वारा स्टार्ट किया गया और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी आप यहाँ पे पढ़िए कि हरियाणा में पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो पद्धति की स्टार्ट की गई भारत में, वो कह सकते हैं कि 1919 के मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में की गई थी, ये आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य ये होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, कि सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बीजक जो है वो कबीर की कृति है। ठीक है, कबीर दास की। अगला क्वेश्चन, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। यूएसए के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको कि ये आपका मूल अधिकार जो है यहीं से ग्रहण किया गया था। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा और याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी यहीं से ग्रहण की गई थी। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा का माना था? मर्म और आत्मा माना था। तो सही आंसर किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था मर्म और आत्मा। राग भैरव या फिर राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव या राग भैरवी जो कि प्रातः काल में गाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? आयनन क्षमता जो सबसे अधिक होती है किसकी? तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? सबसे अधिक आयनन क्षमता जो होता है वो करेक्ट आंसर है आपका आयनन क्षमता अल्फा किरण की। ठीक है, आयनन क्षमता अल्फा किरण की छोटा सा तरीका आप याद रख सकते हैं कि अ से आयनन क्षमता और अ से अल्फा किरण। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस में पूछता कि जिसकी वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है, तो वेदन क्षमता जो सबसे अधिक होती है वो गामा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र, जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना शुरू की गई है? किस राज्य की सरकार में अरुणोदय योजना स्टार्ट करी गई है? असम की सरकार ने अरुणोदय योजना स्टार्ट की है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती हैं?
तो ये अवरोधक का काम करती है किसके विरुद्ध? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय होने से ये बचाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? प्रति सेकंड घूर्णन जो मापी जाती है उड़ते हुए चक्के की, वो है स्ट्रैबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रैबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा चेतन भगत। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, चेतन भगत। अगला प्रश्न क्या बनता है कि वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वेलोड्रम संबंधित है साइकिलिंग से। डी को टिक करेंगे, साइकिलिंग से। अगला प्रश्न बताइए, रेड फ्लैग वायुसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? रेड फ्लैग वायुसेना अभ्यास जो भारत किस देश के साथ करता है? और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अमेरिका के साथ ये करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरापी पर्वत जो हाल ही में फटा किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? मेरापी पर्वत, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आई होप कि आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, इंडोनेशिया राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी गई? ये 2020 का जो योग दिवस मनाया गया उसी में इसकी घोषणा की गई थी कि भारत के बाहर जो यूनिवर्सिटी खोली जाएगी वो अमेरिका में खोली जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा गेट इन्वॉल्व। ठीक है, गेट प्लस इन्वॉल्व। और प्रत्येक वर्ष हीमोफीलिया दिवस मनाया कब जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि किस राज्य में आयोजित होने वाला त्रिशूरपूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया? त्रिशूरपूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया था, किस राज्य में ये मनाया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा केरल में। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त वीजमैन ने निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया था? अगस्त वीजमैन ने क्या प्रस्तावित किया था? तो अगस्त वीजमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जनन द्रव्य सिद्धांत। ठीक है, डी को टिक करेंगे। देखिए कभी कभी अगस्त वीजमैन ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ वीजमैन लिख देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विटामिन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? विटामिन कौन सा कार्य नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि शरीर में अवयवों का निर्माण विटामिन नहीं करते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि टाइफाइड के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है? टाइफाइड के उपचार के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कैलोरैम्फेनिकॉल। ठीक है, कैलोरैम्फेनिकॉल जो होता है वो टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न स्रोतों में से ऊर्जा विकिरण की बढ़ती हुई यानी वेवलेंथ के आधार पर आपको सही क्रम बताना है। तो बढ़ते हुए वेवलेंथ के अनुसार, तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, आई होप कि आपने देखा हो। देखिए वो हमारा क्या ट्रिक था, GXUV इमरान। ठीक है, इमरान मैंने छोटा सा तरीका आपको बताया था इस तरह से याद रखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आपको याद रखना, 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर हम बात करें कि यहाँ के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए, तो ये हमारा जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे तरफ यानी जो गामा किरण है इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। और यहाँ पे जो RA देख रहे हैं, RA से यानी कि रेडियो तरंग, यहाँ पे N सिर्फ रमन, इसलिए मैंने आपको इमरान बताया था। तो RA जो है रेडियो तरंग की तरंगता सबसे अधिक होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो परावैंगनिक किरण यानी कि U होगा, अल्ट्रा वायलेट रे परावैंगनिक किरण की सबसे यहाँ पे कम होगा। बढ़ते क्रम में सजाना तो सबसे कम को पहले रखेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो V यानी कि विजुअल जो लाइट्स होगा ये, तो 4 3। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड आएगा क्योंकि I है, और उसके बाद रेडियो तरंग है यानी कि I, तो 1 और 2, 3 4 3 1 2 करेक्ट आंसर होगा 4 3 1 2। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आई होप की बात ही आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार किन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और एक उर्दू को शामिल किया गया। संस्कृत इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में ये
जो कि है काफ़ी चर्चा में इसलिए था क्योंकि जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर के पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। साफ रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फ्यूफस सीरा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो जो टेस्ला इकाई है वो कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती हैं। विद्युत चुंबकीय होती है, तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में 7 विद्युत चुंबकीय तरंगों को बताया, जिसमें से एक्स किरण शामिल था, गामा किरण शामिल था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसके प्रतिबिंब कितने दिखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 360/θ -1 कर देते हैं, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा विषम संख्या में बनता है। तो 60 करेंगे तो 6 और -1 यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। बी को टिक करना है। अगला प्रश्न देखिए, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्रों की संख्या, यानी गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिए कि टर्नर सिंड्रोम, जिसे हम लोग यहाँ पे 45X या फिर 45X0 भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें महिलाओं को आंशिक रूप से या पूरी तरह से X क्रोमोसोम गायब हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। एरो 2 उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इजराइल के सरकार के द्वारा इजराइल ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। सिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन की फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में पड़ता है। तो फूलों की घाटी जो उत्तराखंड का चमोली है उसी को कहा जाता है फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न की 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले वन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग जानते हैं उष्ण आर्द्र सदाबहार वन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य के किस जिले में किया गया। उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया गया। तो सही आंसर होगा पलक्कड जिले में। ठीक है, पलक्कड जिले में, केरल के पलक्कड जिले में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड जिले में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इसरो वर्ष 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और इससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन वीनस शुक्र ग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, जिसमें फ्रांस भी इसका हिस्सेदारी होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश की हिस्सेदारी होगी, तो फ्रांस की हिस्सेदारी होगी। अगला क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका अगर हम देखें तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 450 और जो भी हमारा लास्ट में पूछा जाता है उसको ऊपर रखिए। 25% का लाभ का मतलब कह सकते हैं कितना, 125, और 25% का हानि का मतलब 75। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 ये आपका कटेगा 25 5 125 25 3 75 और 15 3 45 15 25 कितना होगा 75, यानी 750 करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। अमरकंटक के पठार से यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी नहीं निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की दलहुस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। दलहुस्ती पावर स्टेशन जो है ये किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देख ही लिया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे कम जो है वो हरियाणा का है और सबसे अधिक जो है वो केरल का है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं किया गया।
तो वान जो है वो राइन नदी पे बिल्कुल सही, काहिरा जो है वो नील नदी पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर, वियना वेल्गा ये पॉइंट गलत है। वियना जो है वो कह सकते हैं कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अगला प्रश्न ये बनता है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए 3 मैन और 6 बॉयज़, यानी मैन और बॉयज़ की अगर इफ़िशियंसी देखें तो कितना है, 2/1 कर सकते हैं, 2/1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 मैन और हमसे पूछा कि 8 बॉयज़, क्लियर, कितने दिन में करेंगे, तो इनकी करने की क्षमता कितनी थी, 40 दिन में कर सकते थे। 3 आदमी करे या फिर 6 लड़के करे उस 40 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगी टोटल हम मैन या फिर किसी बॉयज़ में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैन की जगह पे बॉय रख लेता हूँ। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 मैन बराबर 2 बॉयज़ होगा, यानी कि 6, तो कहने का मतलब 12 बॉयज़, तो 12 और 8 20 बॉयज़ होंगे। तो 6 लड़के 40 दिन में करते हैं तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, 6 लड़के 40 दिन में करते हैं तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 20 दूना 40, 6 दूना 12, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग जो है वो कह सकते हैं कि जर्मनी का एक जो कि शहर है और इस साथ ही साथ एक बंदरगाह भी है। तो ये आपको याद रखना है कि जर्मनी का एक शहर और एक बंदरगाह भी है, प्रमुख नगर और एक बंदरगाह है। और ये किस नदी पे है, तो एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, तो स से शैवाल और स से सेलुलोज, बताइए कोई दिक्कत है, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। और उसी तरह से अगर पूछ ले कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क से कवक और क से काइटिन, है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों यानी क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, और वो है सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो बुलाने की क्षमता रखता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, पंचायती भाग 9 बिल्कुल सही, नगर पालिका 9 के क, सहकारी समितियाँ अगर बात करें तो 9 के ख बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों करेक्ट है, इसलिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक नेता को प्रारंभ में वीवी दशानंद के नाम से जाना जाता था। वीवी दशानंद के नाम से जाना जाता था और वो थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न ये कि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि a² - b² = 19 दिया गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको क्वेश्चंस को करने का 2 मेथड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड ये कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि अगर मैं ए की जगह पे 10 रख लूँ और बी के जगह पे जो कि 9 रख लूँ, ठीक है, हाँ 9 रख लूँ, तो क्या होगा कि ए का स्क्वायर करेंगे तो 100 और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना 81। तो दोनों का डिफरेंसेस कितना आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाए तो कह सकते हैं कि ये हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का वैल्यू 10 हम करेक्ट आंसर टिक कर सकते थे, ए की वैल्यू यहाँ पे 10, ऑप्शन डी। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो अगर हम इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा कि a + b और a - b = 19। यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू पुट करूँगा और यही वैल्यू को पुट करना पड़ेगा कि 10 और यहाँ पे देखिए 9, ठीक है, 10 और 9, और यहाँ पे देखिए तो कितना होगा 10 और माइनस में -9 हो जाएगा, तो 10 और 9 19 हो गया, और यहाँ पे 1, तो 19 से कम 19 यहाँ पर भी इक्वल हो जा रहा है। तो किसी तरह से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है कौन, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है विश्व बैंक और IMF, ठीक है। 1944 में दोनों का गठन हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूट्रिनो के संबंध में विचार करें, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए। तो देखिए हम अगर बात करें कि यह बिना विद्युत आवेश और बहुत कम द्रव्यमान वाला एक अपरमाणविक कण है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि यह लगभग प्रकाश की चाल से चलता है, ये दोनों पॉइंट्स सही है। यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि प्रसिद्ध कवयित्री सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं।
सुगाथा कुमारी की रचनाएं जो थी किस भाषा में थी, तो मलयालम भाषा में थी। बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौह एवं रक्त की नीति सबसे पहले किस सुल्तान ने अपनाया था? लौह एवं रक्त की नीति को सबसे पहले बलबन ने अपनाया था। बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे कई पॉइंट्स है जो कि पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। बलबन लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला पहला सुल्तान था। वह पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। वह दिल्ली सल्तनत के 9वें सुल्तान थे जो कि मामलुक वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये है कि पवना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पवना किसान विद्रोह बंगाल में हुआ था। और इससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि यह किसानों द्वारा पवना में यूसुफ शाही परगान के जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ नीतियों के विद्रोह खिलाफ आंदोलन था। किसानों ने बैठक, अपील और मार्च के माध्यम से विद्रोह का आयोजन किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेट नंबर 617 जो था वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और इस तरह के रोजाना एक मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, तो मैं आपको बता दूं कि आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लूसेंट्स आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि लूसेंट से अक्सर आपको बिहार एसआई प्री हो या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम्स हो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलते हैं और अधिक मात्रा में क्वेश्चंस लूसेंट से ही पूछ जाते हैं, क्राउन से पूछ जाते हैं। तो लूसेंट और क्राउन दोनों लगभग सेम ही है, कुछ क्वेश्चंस इधर उधर है। तो हम लोग यहाँ पे लूसेंट को स्टार्ट करें क्योंकि लूसेंट काफ़ी पॉपुलर बुक है और इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आने की चांसेस रहती हैं। आने की चांसेस क्या, आती ही हैं। तो आज हम आपका एक नया सीरीज स्टार्ट करें। इसमें करीब 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर मैं आपका आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो वहाँ तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। पूरा आपका ये लूसेंट बुक से ही रहेगा, तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और साथ साथ अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा कि हाँ आप लोग कितना पढ़ रहे हो, आपके क्वेश्चंस लूसेंट से अगर पूछा जाए तो आप कितना कर सकते हो। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारा ये सीरीज़ आपको कैसा लगा और कैसा रहेगा अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। सिर्फ यही नहीं, अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं लर्न फ्रॉम बिहार टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स, बीपीएससी मेंस, प्री और साथ साथ बिहार एसआई की, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो जाएगी। और दोस्तों आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे कभी भी देखने के लिए तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गई ना पूरी तैयारी एक जगह। आइए जानते हैं कि प्लस कोर्स के बारे में। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया ही जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक में। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आप सारे जीएस के सब्जेक्ट टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, उसी के साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। तो सारे कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। इसमें अपना गोल बीपीएससी चूज़ कीजिए। प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी पाने के लिए मेरे रेफरल कोड जो कि निरंजन 10 का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और बीपीएससी क्रैक करने के लिए रेडी हो जाए।